नमस्कार दोस्तों, इसके लास्ट वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था दो ब्यात के बीच का समय अपन ने पढ़ा था। प्रथम बार पशु मद में आ गया, अगली बार उसका कब संभोग कराना है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन स्टार्ट करते हैं। अगला अपने सामने है रट व मस्त। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर के अंदर भी 2 बार पूछा गया कि रट व मस्त का संबंध किससे, रट व मस्त होता क्या है, इसका समय कब आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखना। तो देखो, सबसे पहला आता है रट या मस्त। रट व मस्त का जो संबंध है वो ऊंट से। रट मस्त का संबंध किससे है? ऊंट से। एक और पूछा जाता है सर्रा रोग के बारे में, तो सर्रा रोग का संबंध भी किससे? ऊंट से। वो एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जो ट्रिपोनोसोमा इवनसाई नामक जीवाणु के द्वारा इसके प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर रट व मस्त का संबंध किससे पूछे तो वो होता है ऊंट से। ये क्या है? एक ऊंट विशेष प्रकार के मौसम में मद में आता है। ऊंट क्या करता है? एक विशेष प्रकार के मौसम में मद में आता है और उस मौसम को कहा जाता है, नवंबर से मार्च वाला समय होता है और उस मौसम को कहा जाता है रट या मस्त। अब आप देखो कि विशेष प्रकार का मौसम जो है वो किस किस में स्पेशल पूछा जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा गाय भैंस। गाय भैंस पूरे वर्ष में कभी भी मद में आ सकती है। गाय और भैंस पूरे वर्ष में कभी भी हीट में आ सकती है और आप उसका कभी भी संभोग करा सकते हो। बकरी का भी आप करा सकते हो। लेकिन भेड़ के बारे में अगर अपन बात करते तो भेड़ सीजनल पॉलिस्ट्रस है, जिसे अपन फर्स्ट क्लास में भी अपन ने बात करी थी। सीजनल पॉलिस्ट्रस का मतलब होता है एक मौसम में आएगी, लेकिन आएगी ज्यादा बार। एक होता है सीजनल मोनोस्ट्रस, जिसका प्रकार है ऊंट, जो रट या मस्त में सिर्फ एक ही बार मद में आएगा और अगली बार जब उसका मौसम आएगा तभी आपको उसको संभोग करवाना है। ये चीज याद रखना है। जैसे अभी गाय में पूछा गया था कि गाय में प्रसव के बाद कब मद में आती है दोबारा, तो प्रसव के बाद 60 से 90 दिन के भीतर आ जाती है। भैंस भी 60 से 90 दिन के भीतर आ जाती है। बकरी की अगर अपन बात करते हैं तो अगला जो मदकाल आएगा उसके अंदर, और ऊंट के अंदर आएगा जो अगला जो विशेष समय आएगा, यानी रट व मस्त का जो समय आएगा उसी में ये पूछा जाता है। तो याद रखना, रट व मस्त का संबंध किससे? ऊंट से। ऊंट एक विशेष प्रकार के मौसम में मद में आता है जिसे रट या मस्त कहा जाता है, और वो जो समय होता है वो नवंबर से मार्च में आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला शियरिंग। देखो, अब आपको समझना है, अब अपन भेड़ की कुछ टर्मिनोलॉजी उस पे आ चुके हैं। तो भेड़ में सबसे पहले आता है शियरिंग। भेड़ में ऊन कुतरने की क्रिया को बोलते हैं शियरिंग, जबकि गाय भैंसों में बाल काटने की क्रिया को बोल रहे थे आप क्लिपिंग। गाय भैंसों में बाल काटने की क्रिया क्या बोल रहे? क्लिपिंग बोल रहे थे। वहां आप क्यों काट रहे थे? क्योंकि गर्मियों में बड़े बड़े बाल हो गए थे, तो जानवर को, जो छोटा बछड़ा था अपने पास, उसके को गर्मी लग रही थी। एक उसमें बाह्य परजीवी जैसे जुएं चीचड़े पड़ रहे थे, तो उसको नुकसान हो रहा था उनसे, क्योंकि कमजोर हो रहा था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक मादा चीचड़ एक दिन में 1 ml खून पी जाती है। अगर मान लो 20 भी लग रहे हो, 20 जुए चीचड़े भी अगर हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिसके चीचड़े पड़ते हैं, जुएं पड़ती है जिस जानवर के, उसके 10-20 की संख्या में नहीं होती, हजारों की संख्या में भी पड़ जाती है। तो इसलिए याद रखना है कि जानवर को आप जितना स्वच्छ रखोगे वही उसके लिए अच्छा होगा। तो शियरिंग बोलते हैं, भेड़ में ऊन कुतरने की क्रिया को बोलते हैं शियरिंग। एक रियरिंग भी आ सकता है। जब आपको बोला जाएगा कि भेड़ में ऊन कुतरने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन में शियरिंग भी होगा, रियरिंग भी होगा। अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो रियरिंग भी देगा, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और गया। शियरिंग का मतलब होता है ऊन कुतरना, जबकि रियरिंग का मतलब होता है 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालना। 0 से 4 सप्ताह के चूजों को पालना ब्रूडिंग, ब्रूडर आवास में पालते हैं, जिसे कृत्रिम मां कहा गया। और 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया कहलाती है रियरिंग। तो यहां पे आया था शियरिंग। अगला आ जाइए आइंग। आंख के बोओं के चारों ओर के बाल काटना। आंख के बोओं के चारों ओर के, यानी कि यहाँ के सारे बाल जो सफाई करी जाती है, आंखों में नहीं आए बाल, उसकी जो सफाई करी जाती है वो कहलाती है आइंग। अगला आ जाइए रिंगिंग। नर भेड़ में प्रजनन से पहले भेड़ के वृषण के चारों ओर के बाल काटने की क्रिया क्या कहलाती है? रिंगिंग कहलाती है। जैसे नर भेड़ का प्रजनन काल आने वाला है, तो प्रजनन के लिए उसको रेडी किया जाता है, तो उसके वृषण के चारों ओर के बाल काटे जाते हैं, तो उस क्रिया को बोला जाता है क्या? रिंगिंग। क्या बोला जाता है? रिंगिंग। आंख के बोओं के चारों ओर के बाल काटे तो क्या कहलाया? आइंग। और अगर आपने भेड़ में कुल टोटल ऊन उतार रहे हो आप, तो वो कहलाता है शियरिंग। अगला आ जाइए पुलेडुल। मरी हुई भेड़ से ऊन कुतरना। किससे? मरी हुई से। देखो क्या होता है कि जैसे अभी मेरिनो है, मेरिनो लगभग 8 किलो प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन करती है। कितनी करती है? 8 किलो। अगर मान लो भेड़ मर चुकी है, वैसे तो क्या बोलते हैं
कि जैसे ऐसी एक बीमारी है एंथ्रेक्स, जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है और मुख्यतया वो भेड़ों में होती है। ठीक है, इस रोग को नॉर्मल बात करते हैं अपन तिल्ली बुखार, स्प्लिनिक फीवर, गिल्टी रोग, जहरी बुखार आदि लोगों के नाम से उसको जाना, उल शॉर्टर डिजीज आदि नामों से उसको जाना जाता है। इस रोग में ऐसा कहते हैं कि ये रोग जानवरों से मनुष्यों में सबसे तेजी से फैलता है। अगले अगर बात करते हैं तो इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। क्या नहीं करते? पोस्टमार्टम नहीं करते, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम किया तो जानवर का पोस्टमार्टम करोगे तो आदमी में फैलेगी या नहीं फैलेगी। तो इनमें क्या होता है कि जो पुले डूल होती है, तो ये होती है मरी हुई भेड़ से ऊन कुतरना। अगर एंथ्रेक्स में भेड़ मर गई है और आपने उसको गाड़ दिया या रख दिया उसको, मतलब ऐसे तो क्या होता है कि जो खतरनाक बीमारी होती है इसमें गाड़ देते हैं जानवर को। क्या गाड़ देते हैं? देखो, जानवरों को जलाने की तो कोई है नहीं, आप उनको खुले में छोड़ोगे तो वहां से जीवाणु विषाणु तो फैलेंगे इसे, तो इनको क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है कि गड्ढे के अंदर इनको डाल के और उसके अंदर मिट्टी, ऊपर मिट्टी ढक देते हैं ताकि वो अंदर के अंदर, नमक डाल देते हैं ताकि उसका अंदर के अंदर ही किण्वन हो जाता है। पुले डोल में मरी हुई भेड़ से ऊन कुतरने की क्रिया की जाती है। अब देखो, सबसे ज्यादा जो पुले डोल वाली समस्या है वो एंथ्रेक्स बीमारी में। अगर एंथ्रेक्स बीमारी में आपने ऊन कुतरने की कोशिश करी तो जानवरों से मनुष्य में फैलेगा या नहीं फैलेगा? तो इसलिए याद रखना है, पुले डूल, मरी हुई भेड़ से ऊन कुतरने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पुले डूल। 4 प्रकार की ऊन कुतरी अपन ने। पहला कुतरी पूरे शरीर के जो कुतरन कहलाती है वो कहलाती है शेयरिंग। फिर अपन ने आंख के बो के चारों ओर की आइंग, वृषण के चारों ओर की क्या कहलाई? रिंगिंग। और मरी हुई भेड़ से ऊन कुतरने की क्रिया क्या कहलाई? पुलेड ऊल। अगला आ जाइए, भेड़ों को मुख्यतया किसके लिए पाला जाता है? ऊन के लिए। जैसे गाय को पाला जाता है बोझा ढोने के लिए, दूध उत्पादन के लिए। भैंस को चमड़े के लिए, दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। बकरी को दूध उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, क्योंकि बकरियों से अपन को ऊन उत्पादन नहीं होता है। ठीक है ना? तो अगली बात देखो, भेड़ों को मुख्यतया ऊन के लिए पाला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ कौन सी है? जैसलमेरी। जबकि विश्व में कौन सी है? मेरिनो। और मेरिनो का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? स्पेन है। मेरिनो का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? स्पेन है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली कौन सी है? जैसलमेरी है। विश्व में कौन है? मेरिनो है। राजस्थान में सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन उत्पादन। देखो, अधिक ऊन उत्पादन करना और सर्वोत्तम क्वालिटी की ऊन उत्पादन करना, दोनों में अंतर है। तो अगर बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक गुणवत्ता की जो ऊन उत्पादन करती है वो तो चोगला भेड़ करती है, और जबकि विश्व में कौन करती है? मेरिनो करती है। अगला, ऊन को वर्ष में 2 बार काटा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊन को एक वर्ष में कितनी बार काटा जाता है, तो 2 बार काटा जाता है। देखो, नॉर्मल तो क्या होता है कि 2 चीजें सबसे ज्यादा डिपेंड है। एक तो गर्मी आने से पहले काट लो, एक बरसात से पहले काट लो। गर्मी आने से पहले कैसे? जैसे नॉर्मली आप देखो कि जनवरी के अंदर सर्दी खत्म हो जाती है, तब काट लो आप, जनवरी के लास्ट में या फरवरी फर्स्ट में आप काट लो। फिर उसके बाद फरवरी रहेगी पूरा, मार्च, अप्रैल, मई और 15 जून यानी जून तक बारिश स्टार्ट होगी या नहीं होगी? तो जून से बारिश आने से पहले आप क्या कर लो? उसकी कटाई कर लो पूरी तरीके से, उसको कुतरन कर लो, यानी बाल काट लिया आपने, ऊन उतार ली। और फिर उसके बाद देख लो, फिर उसके बाद जैसे जून में आपने काटा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उधर अगर थोड़ा सा गैप ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बरसात से पहले काटना है, क्योंकि बरसात में कीचड़ में वो खराब होगी या नहीं होगी, इसलिए पहले काट लिया जाता है। और गर्मी से पहले इसलिए काट लिया जाता है ताकि उसको गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, नहीं तो गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी। और बरसात, सर्दी में इसलिए नहीं काटेंगे, सर्दी में उसकी किससे बचत कर लेगी? सर्दी से बचत हो जाएगी। ऊन में 4% सल्फर पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऊन में कितने % सल्फर पाया जाता है? 4%। ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्रिएटिन। जैसे मांस में मायोसिन होती है, दूध में केसिन और केरोटीन होती है, अंडे के अंदर एल्बुमिन होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन होती है। तो ऊन में कौन सी प्रोटीन होती है? क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ को आहार में 10% प्रोटीन दी जाती है। जो ऊन उत्पादन करने वाली जो भेड़ें होती है उनको आहार में 10% तक प्रोटीन दी जाती है। अभी जैसे गाय है तो गाय को आहार में 13% प्रोटीन दी जाती है, सुअर को 16% प्रोटीन दी जाती है। बताया था मैंने आपको कि जैसे मान लो ऊन है तो ऊन उत्पादन करने वाली जो भेड़ें होती है उनको आहार में लगभग 10% प्रोटीन दी जाती है। गाय है तो 13% देनी है, सुअर को 16% प्रोटीन दी जाती है। और उसके अलावा मुर्गी को, अंडे देने वाली मुर्गियों को जो प्रोटीन देते हैं तो 10 से 20% प्रोटीन उनको दी जाती है। चोकला भेड़ को प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 किलो ऊन उत्पादन करते हैं। मेरिनो भेड़ में 5 से 9 किलो प्रतिवर्ष करती है, जबकि जैसलमेरी भेड़ 1.8 से 3.2 किलो प्रतिवर्ष करती है। अब आप देखो,
मैंने आपको राजस्थान की तीनों बेड़े बताई, 2 राजस्थान की, 1 विश्व की बताई। मैंने आपको बताया कि राजस्थान में सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन उत्पादन कौन करती है? चोकला, जबकि विश्व में मेरिनो करती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जैसलमेरी भेड़, जिसे पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल भी कहा जाता है, तो जैसलमेरी भेड़ वहां पे आई। और यहां पे देखो आप, चोकला भेड़ ने प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन उत्पादन किया, जबकि जैसलमेरी भेड़ ने 1.8 से 3.2 यानी उससे ज्यादा किया या नहीं किया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जैसलमेरी भेड़ चोकला से ज्यादा उत्पादन। मेरिनो भेड़ देखो 1 वर्ष में कितनी ऊन उत्पादन करती है? लगभग 5 से 9 किलो। अगला देखो, भेड़ में बाह्य परजीवी सबसे ज्यादा पड़ते हैं, जुएं, चीचड़े, लीक, पिस्सू जो भी होते हैं, भेड़ में बाह्य परजीवी जुएं, चीचड़े, पिस्सू आदि का प्रकोप सर्वाधिक होता है। इसीलिए भेड़ को परजियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजियों का म्यूजियम कहा जाता है। जबकि आंतरिक परजीवी जैसे पठारे, एस्केरिस की सर्वाधिक दवा किसको दी जाती है? मुर्गियों को दी जाती है। और मुर्गियों को पेट के कीड़े की दवा से मुक्त करना क्या कहलाता है? डिवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिवर्मिंग कहलाता है। अब आप देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा बाह्य परजीवी जुएं, चीचड़े, पिस्सू, ये सब किसमें पड़ते हैं? भेड़ में। भेड़ में क्या होता है? ऊन होती है, ऊन के अंदर छिप जाते हैं ये, और 6 महीने तक अगर ऊन नहीं कटेगी तो ये 6 महीने तक उसके अंदर दबे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये एक परजियों म्यूजियम का काम करता है। इसलिए परजियों का म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है। और आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं भेड़ के, तो उनकी ऊन भी नहीं काट सकते, तो इसीलिए तो उनको बाह्य परजियों से मुक्त करने के लिए डिपिंग की क्रिया की गई थी। दवा से भरे हुए पात्र में डुबो डुबो के निकाला गया था, तो वो वाली क्रिया हुई थी। तो जबकि आंतरिक परजियों, पठारे, सब कुछ मुर्गियों में ज्यादा, और मुर्गियों को पेट के कीड़े से मुक्त करना क्या कहला रहा था? डिवर्मिंग कहला रहा था। अगला आ जाइए, डोकिंग। पूंछ काटने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? डोकिंग। पूंछ काटना क्या कहलाता है? डोकिंग। और पूंछ मुख्यतः किन में काटी जाती है? तो पूंछ मुख्यतः काटी जाती है भेड़ में। किसमें काटी जाती है? भेड़ में मुख्यतः पूंछ काटी जाती है। तो पशुओं में पूंछ काटना डोकिंग कहलाता है। ये क्रिया मुख्यतः भेड़ में की जाती है। भेड़ में देखो, नॉर्मली भेड़ में पूंछ काटने का जो समय होता है, भेड़ में पूंछ काटने का जो समय होता है वो कितना होता है? उपयुक्त समय 10 से 15 दिन के अंदर काटनी चाहिए। क्योंकि अगर 10 से 15 दिन लेट अगर आप हो जाओगे तो फिर क्या होगा? पूंछ का जो वर्टिकल है, पूंछ जो है वो हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो फिर पशु को ज्यादा पेन होगा। ठीक है ना? तो ये चीज का भी आपको याद रखना है। डोकिंग का मुख्य उद्देश्य भेड़ में ऊन की गुणवत्ता को बनाए रखना। अगर आप देखो, डोकिंग की क्रिया का संबंध मुख्यतः किस पशु से? तो भेड़ से। भेड़ में ही डोकिंग की क्रिया की जाती है। डोकिंग की क्रिया का उद्देश्य भेड़ में क्या है? तो भेड़ में ऊन की गुणवत्ता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। भेड़ में ऊन जो ये काटते हैं, पूंछ काटने का उपयुक्त समय बताइए। तो जब उसका प्रसव हो जाता है, जो छोटा लेम्ब आता है, उसकी उम्र 10 से 15 दिन हो, तब आप काट सकते हो। उसके बाद आगे देखिए, एक देखो, अब मैंने आपको एक सियरिंग रियरिंग में कंफ्यूजन बताया, सियरिंग और रेयरिंग है। एक आता है मेस्टाइटिस और मेट्राइटिस। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए, स का ही फर्क है ओनली। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। मेट्राइटिस यानी गर्भाशय में सूजन आना। मेट्राइटिस क्या होता है? गर्भाशय में सूजन आना। अगला है मेस्टाइटिस, थनों में सूजन आना। थनैला रोग होता है, थनों में सूजन, जिसे गारगेट आयन सीट के नाम से जाना जाता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ये रोग मुख्यतया विदेशी संकर गायों में सर्वाधिक होता है। वैसे तो सभी पशुओं में होता है, लेकिन संकर जो गायें होती है, जो हाइब्रिड जो गायें बनाई गई है, उनके अंदर ये सर्वाधिक देखा जाता है। उसके बाद आगे देखो, पायोमेट्रा, गर्भाशय में मवाद भरना। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक प्रसव पढ़ा था अपन ने, प्रसव की परिभाषा पढ़ी थी, मादा पशुओं का गर्भकाल पूरा होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना अपन ने प्रसव पढ़ा था। प्रसव में 2 अवस्थाएं पढ़ी थी। एक आपने पढ़ी थी कौन सी? यूटोकिया, एक डिस्टोकिया। यूटोकिया में साधारण प्रसव और डिस्टोकिया में कष्टमय प्रसव। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे डिस्टोकिया होता है, कष्टमय प्रसव होता है, तो उसमें अपना योगदान होता है। अपन बच्चे को पकड़ के खींचते हैं, अगर ज्यादा फंस जाता है तो उसको अंदर से हाथ डाल के भी अपन निकालने के, तो हाथ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर भी मिट्टी जा रही है, कीचड़ जाएगा, अंदर आएगा, तो आप बताओ गर्भाशय में इंफेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता? तो इंफेक्शन होगा तो फिर उसके अंदर मवाद आ जाती है। क्या हो जाती है? मवाद। और उस मवाद को पढ़ने को क्या बोलते हैं? पायोमेट्रा। क्या बोलते हैं? पायोमेट्रा बोलते हैं। ऊटाइटिस, कान में सूजन आना। जानवरों के कान में सूजन आ जाती है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं ऊटाइटिस। क्या बोलते हैं? ऊटाइटिस।
याद रखना, आइटिस जहां भी आएगा वहां दर्द और सूजन दोनों आएगा। आइटिस जहां भी आ जाए वहां दर्द और सूजन, जैसे मेट्राइटिस आया नहीं आया, मेस्टाइटिस, पायोमेट्रा के यहां देखो, ऊटाइटिस, सर्विसाइटिस, तो यानी कि सर्विक्स में सूजन आना क्या कहलाता है, सर्विक्साइटिस। सर्विक्स में सूजन क्यों आती है, जैसे मान लो कई बार कृत्रिम गर्भाधान करने वाला व्यक्ति है, उसने ध्यान नहीं दिया, एआई गन अंदर डाल रहा है, सर्विक्स में वीर्य को छोड़ना होता है, तो सर्विक्स जब वो बार बार कोशिश कर रहा है और वो नहीं हो पा रहा, तब उसमें सर्विक्स में उस समय भी सूजन आ जाती है। सर्विक्स का मुंह 2 ही बार खुलता है, सर्विक्स जो होती है उसका मुंह 2 ही बार खुलता है, ये भी याद रखना है। सर्विक्स आपने देखा होगा गाय और भैंस में, जब अपन गाय भैंस है इनके अंदर जब आप कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो जो वीर्य छोड़ते हैं एआई गन के द्वारा, वो सर्विक्स के अंदर छोड़ा जाता है और सर्विक्स के मध्य भाग में छोड़ा जाता है। जैसे पूरा मान लो, जैसे एक चीज आप समझने की कोशिश करना, वो एक रबर की बनी हुई कॉप ऐसी होती है, उसके एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये प्रथम भाग हो गया, ये मध्यम भाग हो गया, और ये कौन सा भाग हो गया, अंतिम भाग हो गया। तो कौन से वाले भाग में छोड़ी जाती है, मध्य वाले भाग में। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लो इंसेमिनेटर यानी एआई करने वाला व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो वो सर्विक्स में अंदर एआई गन को डालने के लिए बार बार कोशिश करेगा, तो कभी मान लो इधर साइड से लग जाए, कभी इधर लग जाए, कभी ये आके ऐसे लग जाए, क्रॉस में हो सकता है नहीं हो सकता, तो वहां पे सूजन आ जाती है। दूसरी बात, सर्विक्स का मुंह 2 ही समय खुलता है, या तो पशु मध्य में आता है तब खुलता है, या फिर मादा पशु में बच्चा बाहर आता है यानी प्रसव के समय खुलता है। 2 ही बार सर्विक्स का मुंह खुलता है, नहीं तो परमानेंट क्या होता है, वो बंदी रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना। सबसे पहला अपन ने पढ़ा मेट्राइटिस, गर्भाशय में सूजन आना क्या कहलाता है, मेट्राइटिस। अगला पढ़ा मेस्टाइटिस, थनों में सूजन आना, जिसे गारगेट और रेयन सीट के नाम से जाना गया था। और याद रखना, थनैला रोग वो बीमारी है जिससे भारत में सर्वाधिक दूध की हानि होती है। अगर भारत में दूध की हानि हो रही है ना, तो सर्वाधिक मेस्टाइटिस बीमारी से होती है, थनैला रोग से सबसे ज्यादा। क्योंकि इस बीमारी में अगर थनों में हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो थन परमानेंट क्या होगा, बंद हो जाएगा। अन्य बीमारियों में तो क्या हो रहा था, जब तक पशु बीमार है तब तक ही दूध उत्पादन कम हो रहा था, बाद में तो बढ़ रही जाता ना, लेकिन इसमें परमानेंट क्या हो जाता है, बंदी हो जाता है। अगला देखिए, पायोमेट्रा देखिए, गर्भाशय में मवाद आना। ऊटाइटिस का मतलब कान में सूजन आना। सर्विसाइटिस का मतलब होता है सर्विक्स में सूजन आना। सर्विक्स में सूजन कब आती है, मैंने आपको बता दिया, सर्विक्स का मुंह 2 ही समय खुलता है, बच्चा बाहर आता है तब और पशु मध्य में आता है तब। अगला आ जाइए गुरगुली। देखो, ऊंट एक विशेष प्रकार के मौसम में मध्य में आ रहा है, जिसे रट या मस्त का, क्या कहा, रट या मस्त। अब देखो, जिस समय वो मध्य में आ रहा है तो आवाज भी कुछ स्पेशल प्रकार की करेगा, तो उस आवाज को क्या कहते हैं, गुरगुली। ऊंट का प्रजनन काल में आवाज करना क्या कहलाता है, गुरगुलिंग कहलाता है। उसके बाद आप देखो बिल्ली, वृद्ध बकरी जिसे प्रजनन हेतु रखते हैं, वृद्ध बकरी जिसे प्रजनन के लिए रखते हैं, जो बकरियां प्रजनन के लिए रखी जाती है वृद्ध बकरी, उसे बिल्ली कहा जाता है। ब्रूडमेयर, घोड़ी जिसे प्रजनन हेतु रखते हैं, जिस घोड़ी को प्रजनन के लिए रखा जाता है वो क्या कहलाती है, ब्रूडमेयर। क्या कहलाती है, ब्रूडमेयर कहलाती है। बिल्ली क्या होती है, वृद्ध बकरी जिसे प्रजनन के लिए रखा जाता है। अगला आ जाइए लोरड, सुअर से प्राप्त वसा। सबसे ज्यादा वसा अगर किसी जानवर के अंदर पाई जाती है तो वो कौन सा है, सुअर। सुअर की वसा को क्या कहा जाता है, लोरड कहा जाता है। अगला आ जाइए रिपीट ब्रीडर। अगला क्या आ गया, रिपीट ब्रीडर। जैसे मान लो आपने कोई ऐसा मादा पशु देखा होगा जिसको अपन 2 से 3 बार उसका संभोग करा देते हैं, वो मध्य में आ रहा है बार बार, उसका संभोग भी करा रहे हैं, लेकिन संभोग कराने के बाद भी अगर वो मादा पशु गर्भवती नहीं हो पा रहा है तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, रिपीट ब्रीडर। बार बार रिपीट होना, 2 या 2 से अधिक बार मादा पशु का संभोग कराने के पश्चात भी यदि मादा पशु गर्भित नहीं हो पाता है तो उसको रिपीट ब्रीडर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रिपीट ब्रीडर। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण प्रजनन विकार भी हो सकता है, प्रजनन विकार भी हो सकता है। अंडा और शुक्राणु की कमजोरी भी हो सकती है। अगर अंडाणु और शुक्राणु का अगर मान लो मिलन सही तरीके से, यानी कि उन दोनों के अंदर प्रजनन की क्षमता, मतलब गर्भवती करने की क्षमता नहीं अगर शुक्राणु के अंदर, तो वो भी इसका कारण हो सकता है। और एक कारण हो सकता है इसका हार्मोनल। क्या हो सकता है, हार्मोनल। जैसे अपन ने पढ़ा था कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलने के बाद, दोनों का निर्माण होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और फिर 10 दिन के अंदर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रवण होता है, पढ़ा था। अब आप देखो कि जब प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बन ही नहीं रहा हो,
या उसके अंदर प्रॉपर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बन ही नहीं रहा हो, तो ये सारी कंडीशनें हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हार्मोन के अंदर देखो, नॉर्मली अगर मादा प्रजनन तंत्र में अगर अपन बात करते हैं तो हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो हार्मोन कम ज्यादा हुए, हार्मोन का ज्यादा स्त्रावण हुआ तो निम्फो में ही नहीं आ जाएगा, यानी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का ज्यादा स्त्रावण हुआ है, पशु मद में रहेगा, दिन भर रहेगा नहीं रहेगा। कम स्त्रावण हुआ तो साइलेंट हीट, मध्यम स्त्रावित हुआ तो पशु मद में आ जाएगा, और बिल्कुल ही स्त्रावित नहीं हुआ तो एनिस्ट्रस आ जाएगा। तो इन सब चीजों में हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए डेम और सायर। एक होता है डेम और एक होता है सायर। तो डेम पशु मादा के रूप में, मादा पशु माता के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं? डेम बोलते हैं। और सायर नर पशु जो पिता के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? सायर बोलते हैं। डेम तो किसको बोला? मादा पशु माता के रूप में हो उसको डेम बोलते हैं। सायर नर पशु जो पिता के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? सायर बोलते हैं। अगला आ जाइए अतिरिक्त थन। अतिरिक्त थन किसको? देखो नॉर्मली क्या होता है कि गाय के अंदर 4 थन पाए जाते हैं, ऊँटनी में 4 होते हैं, घोड़ी में 2 होते हैं, कुतिया में 10 होते हैं, सुअरी में 14 होते हैं, ये सब जानते हैं अपन। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि गाय भैंस के अंदर 4 थन होते हैं, तो कभी कभी 4 थन के अलावा एक और थन अलग से निकल जाता है। तो अपन उस अतिरिक्त थन को बचपन में हटा दे, क्योंकि बाद में बड़ा होने के माना उसमें दुग्ध नहीं आएगा, क्योंकि वो अतिरिक्त थन है, उसके अंदर कोई स्तन ग्रंथि या कोई दुग्ध ग्रंथि उसमें जुड़ी नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त थन है उसको आप 1 से 2 माह के अंदर हटा दोगे। कब हटा दोगे? 1 से 2 माह। और अतिरिक्त थन की जो ज्यादा समस्या देखी गई है वो किसमें देखी गई है? बकरी में। अगर आपसे पूछा जाए कि अतिरिक्त थन की समस्या सर्वाधिक किस पशु में देखी गई है, तो वो बकरियों में देखी गई है। तो अतिरिक्त थन ये क्रिया प्रसव के बाद 1 से 2 माह के भीतर ही कर देनी चाहिए। ये समस्या बकरियों में सर्वाधिक देखी गई है। बकरियों के अंदर ही 2 थनों के स्थान पर तीसरा थन अलग से ही निकला हुआ दिखता है, या कभी 2 थन एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, तो यह समस्या सबसे ज्यादा बकरियों में देखी गई है। प्रीमार्टिन। अगला आ जाए प्रीमार्टिन। जब मादा पशु जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जैसे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, 2 नर हैं तो बात अलग है, 2 मादा है तो बात अलग है। लेकिन अगर उनमें से एक नर हुआ एक मादा हुआ, यानी एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, ऐसे मान के चलो कि आप उनमें एक नर है और एक मादा है, तो उनमें मादा हमेशा बांझ होगी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। देखो जब मादा पशु जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो उसमें एक नर व दूसरा मादा होता है। ऐसी स्थिति में मादा हमेशा क्या होती है? बांझ होती है। और वही वाली कंडीशन क्या कहलाती है? प्रीमार्टिन कहलाती है। समझ रहे हो? नर पशु अगर देखो, एक चीज याद रखना, दोनों नर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मादा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक नर हुआ और एक मादा हुआ तो उसमें मादा हमेशा क्या होगी? बांझ होगी। और उसी वाली स्थिति को क्या बोला जाएगा? प्रीमार्टिन बोला जाएगा। अगला आ जाइए एक क्रेडल। मादा पशु, कई सारे मादा पशु होते हैं जो स्वयं का दूध ही पी जाते हैं, स्वयं का दूध खुद ही स्वयं ही पी जाते हैं, तो उस वाली कंडीशन को देखो क्रेडल। क्रेडल नामक एक उपकरण होता है, उसके द्वारा रोका जाता है। मादा पशु स्वयं का दूध पी जाता है, इस क्रिया को रोकने के लिए क्रेडल नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाएगा क्रेडल नामक उपकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मादा पशु स्वयं का दूध स्वयं ही पी जाते हैं, तो उस क्रिया को रोकने के लिए क्रेडल नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाए टीट साइपन। थनैला बीमारी है, थनों में दूध रुक गया, आई नहीं रहा, या फिर नॉर्मल गाय भैंसों का प्रथम बार प्रसव हुआ है, आज पहली बार ही प्रसव हुआ है, या मान लो प्रथम बार हुआ हो या दूसरी बार, तो क्या होगा कि जैसे 3-4 महीने, मान लो जैसे आपने प्रसव के दूध दे ही रहा था जानवर, तो प्रसव होने वाला है तो उसके 2-3 महीने लगभग 60 से 90 दिन पूरा आपने दूध निकालना बंद कर दिया, जिसको शुष्क काल के दिया। अब आप देखो कि उन 60 से 90 दिन के भीतर वो थन बिल्कुल बंद थे, काम आ ही नहीं रहते, तो उनके अंदर कुछ जो छेद था उसके अंदर मिट्टी चली जाती है, या किसी कारणवश वो बंद हो जाते हैं। तो उस रुके हुए दूध को बाहर निकालने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो उपकरण कौन सा होता है? टीट साइपन होता है। अगला देखिए, टीट साइपन उपकरण का प्रयोग सर्वाधिक थनैला रोग में किया जाता है। टीट साइपन जो उपकरण आया था मैंने आपको बताया थनैला रोग में, क्योंकि देखो थनैला रोग वैसे तो क्या होता है कि ज्यादा डिफिकल्ट रोग है नहीं, लेकिन अपन उसको डिफिकल्ट बना देते हैं। अपन क्या करते हैं कि थनैला रोग में जैसे 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 अपन ने आज देखा सूजन आ रही है, कल तक दूध आ ही रहा है, तीसरे दिन दूध आ रहा है, तो फिर 3 दिन बाद अपन सोचते हैं, फिर अपन डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर वो उसका ट्रीटमेंट करता है, 2-3 दिन वो ट्राई करके देखता है। जबकि थनैला रोग का रिसर्च में पाया गया है कि थनैला रोग का जो सबसे बेस्ट और पेटेंट इलाज है वो इलाज ये है कि आपको जिस थन में थनैला रोग हुआ है
उस थन का दूध निकाल कर लेबोरेटरी में जांच करवाओ। जब आप उसकी लेबोरेटरी में जांच करवाओगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये थनैला रोग किस बैक्टीरिया से हो रहा है, क्योंकि थनैला रोग हजारों प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, तो वो बैक्टीरिया का पता लग ही जाएगा। अब उसी बैक्टीरिया का एंटीडोट आप लगाओगे तो वो सही होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, थनैला रोग जिस थन के अंदर हो रहा है उस थन का पूरा दूध निकालते रहो। जब आप उसका पूरा दूध निकालोगे तो अंदर बैक्टीरिया पनपने का समय मिलेगा क्या उनको, तो वो भी उसका, और कई प्रकार की वो आती है पेंडिस्ट्रीन, ऐसी कई प्रकार की ट्यूब आती है जो उसके अंदर चढ़ाई जाती है ताकि उससे थन बिल्कुल सॉफ्ट होता है। गर्म पानी से दो, उसको गंदगी में मत बैठने दो, अपने आप सारा काम कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, 3 दिन तो खुद अपन ने खराब कर दिए, 3 दिन डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर भी पहले बिना ऐसे ही करेगा, उसको थोड़ी पता है। फिर तीसरे दिन जब उसके वो नहीं कर पा रहा तो फिर वो बताएगा कि नहीं सर इसके आप जांच करवाओ लेबोरेटरी में। जब जांच कराने के बाद 1-2 दिन में अंदर रिपोर्ट आएगी तो आप 8 दिन तो वहीं खराब कर चुके हो, तो इतने दिन के अंदर तो थन के खराब होने का समय आ गया, आया या नहीं है। तो इस चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला आ जाइए ट्रोकार कैनुला। इस उपकरण का प्रयोग पशुओं में आफरा आने पर किया जाता है। जब आफरा आ जाता है तब किया जाता है, और यह उपकरण पशु के बाईं ओर लगाए जाते हैं। पशु खड़ा हुआ है, पीछे से गणना करते हैं पूंछ की तरफ से, लेफ्ट साइड पे आमाशय होता है, राइट साइड पे गर्भाशय होता है। तो जब पशु में आफरा आता है तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ट्रोकार कैनुला नाम का उपकरण लगाया जाता है। उसके बाद आगे आ जाइए गुदा क्षेत्र। पशुओं में तापमान जो ज्ञात करते हैं वो कहां से करते हैं, रेक्टम से करते हैं, गुदा क्षेत्र से करते हैं, जहां से पशु गोबर करता है वहां की श्लेष्मा झिल्लियों में, श्लेष्मा साइड पे जैसे मान लो टोटल ऐसे करते हैं, जो रेक्टम वाला जो भाग होता है उसमें जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, तो एक साइड पे जो आपका थर्मामीटर होता है, आजकल डिजिटल थर्मामीटर आता है, तो उस थर्मामीटर को आपको टच करके रखना है। 1 मिनट तक लगभग उसको रखते हैं तो 1 मिनट में आपको तापमान बता देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानवर कहीं से घूम के आया और फिर आपको तापमान लो। तापमान लेने के लिए कम से कम उसको थोड़ा रेस्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद जब वो रिलैक्स होकर बैठा रहे तभी बॉडी टेम्परेचर अपन को लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश अगर आप गुदा क्षेत्र का तापमान नहीं ले पा रहे हो, जैसे मान लो उसको दस्त लग रहे हैं बहुत भयंकर, 1-1 मिनट में दस्त आ रहे, रुक ही नहीं रहे, तो उस कंडीशन में आप तापमान कैसे ले पाओगे। ऐसे तो होगा नहीं कि जब तक उसके दस्त रुक जाए तब तक आप बैठे रहो, नहीं होगा ना। तो ऐसी वाली कंडीशन के अंदर अपन वेजाइना से तापमान लेते हैं। कहां से लेते हैं, वेजाइना से लेते हैं। तो किसी कारणवश यदि तापमान गुदा क्षेत्र से नहीं लिया जाता है तो योनि वाले भाग को लिया जाता है, योनि वाले भाग से आप तापमान ले सकते हो। अगला देखिए बोम कैलोरीमीटर। बोम कैलोरीमीटर होता है किसी भी ऊर्जा को मापने के लिए, यानी कि किसी भी पदार्थ की अगर आप ऊर्जा माप रहे हो, जैसे मैंने एक अंडा खाया, एक अंडे से मेरे को कितनी ऊर्जा मिली, उस सबको मापना कहलाता है बोम कैलोरीमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। अगला आ जाइए पायोसिल। वृषण में मवाद बढ़ना। वृषण में मवाद कैसे बढ़ती है, उसका कारण देखो कई प्रकार, एक तो आप बूढ़ी जो कास्टेट से बद्याकरण कर रहे हो उस समय, और एक होती है खुली विधि, यानी देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक बंद विधि और एक खुली विधि जिससे बद्याकरण किया जाता है। तो खुली विधि होती है जिसके अंदर वृषणों को ऑपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो उस समय भी टाँके वाके लगाते हैं, और नॉर्मल कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है तो मवाद भर जाती है, तो उसको बोलते हैं पायोसिल। गर्भाशय में मवाद बढ़ना क्या कहलाता, पायोमेट्रा कहला रहा था। अगला आ जाइए यूरेमिया। कई प्रकार देखो, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां होती है जिसमें अलग अलग समस्याएं आपके सामने आती है। एक समस्या ये भी है, यूरेमिया मूत्र तंत्र का काम करना बंद कर देता है, यानी जानवरों का जो मूत्र तंत्र काम करना बंद कर देता है उसको यूरेमिया बोला जाता है। तो जब मूत्र तंत्र काम करना बंद कर देगा तो उस समय यूरिक अम्ल रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में क्या करने लगेगा, संचरण करने लगेगा, ठीक है ना। याद रखना कि नॉर्मल पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले जो यूरिया खोजा गया था वो मानव के मूत्र से खोजा गया था। किससे खोजा गया था, मानव मूत्र से खोजा गया था। तो आप देखो कि उसी के अंदर यूरेमिया मूत्र तंत्र जब बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा तो उस समय क्या होगा, मूत्र के अंदर बनने वाला यूरिक अम्ल रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में क्या करेगा, वो संचरण करने लग जाएगा। अगला देखिए टिप, जीभ के आगे वाला भाग। जीभ होती है, जीभ के आगे आगे वाला भाग, जैसे मान लो जानवरों की जीभ है, तो ये जानवरों की जीभ का ये वाली जीभ है मान लो, तो जीभ के जो आगे वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, उसको क्या बोलोगे आप, टिप। क्या बोला जाएगा, जीभ के आगे वाले भाग को टिप बोला जाएगा। मजल का दूसरा नाम होता है प्लेनम। मजल का दूसरा नाम होता है प्लेनम। मजल क्या होता है, आपने जानवरों को देखा होगा, जानवरों के मुंह जो आगे आगे का मुंह होता है वहां पे कुछ बूंदे बूंदे दिखाई देती है, काला काला होता है, आगे बूंदे दिखाई देती है। अगर जानवर बीमार है तो वो बूंदे बिल्कुल सूखी हुई होगी,
अगर जानवर स्वस्थ है तो उसमें हमेशा बूंदी आई रहेगी। ये भी देखना, ये भी आप देखोगे ना, जानवरों में हमेशा वहां बूंदी आती रहती है, लेकिन जानवर जब बीमार होता है तो वो बूंदे वहां पे नहीं आती है। तो याद रखना, मजल का दूसरा नाम क्या होता है? प्लेनम होता है। और उन मजल पर, जो मजल होता है उस पर लाइनें होती है, नहीं होती, लाइनिंग होती है, उन लाइनिंग को बोला जाता है फिल्ट्रम। देखो, मजल में दरार आना क्या बोलते हैं? फिल्ट्रम। आपने देखा होगा उस पर लाइन आती है। आज जब भी आप किसी जानवर को देखो ना, तो देखना उसके यहाँ पे उसका जो मजल होगा, उस मजल का दूसरा नाम तो है प्लेनम। क्या है उसका नाम? प्लेनम है। और उसमें हमेशा बूंदे आई रहती है। जो जानवर बीमार होता है उसमें वो बूंदे नहीं आती है, ये भी याद रखना है आपको। और अगला फिल्ट्रम, उन मजल में जो छोटी छोटी दरारें आती है, उन दरारों को बोला जाता है फिल्ट्रम। कमिश्र, होठ जहां आकर मिलते हैं, दोनों होठ जिस स्थान पर आकर मिलते हैं, जिस स्थान पर होठ आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है बेटा? कमिश्र बोला जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो यहां पे अपन ने पढ़ा कि टिप क्या कहलाता है? जीभ का आगे वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाया? टिप कहलाया। आगे जो अपना आगे वाला भाग था वो टिप कहलाया। जहां पे दोनों होठ आके मिल रहे थे उसको कमिश्र कहलाया। आपने मजल का दूसरा नाम पढ़ा, प्लेनम पढ़ा या नहीं पढ़ा? और फिर मजल के अंदर जो दरारें आई थी वो क्या? फिल्ट्रम। अब आज जो भी अपन ने पढ़े उनको अपन 2 मिनट में समराइज करते हैं वापस। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा रट व मस्त। पढ़ा या नहीं पढ़ा? रट या मस्त का मतलब क्या होता है? ऊंट एक विशेष प्रकार के मौसम में मध्य में आया, जिसे आपने क्या कहा? रट या मस्त कहा या नहीं कहा? रट या मस्त का समय कौन सा है? नवंबर से मार्च के समय में आता है। उस समय वो एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, उसको बोलते हैं अपन गुरुगलिंग। क्या बोलते हैं? गुरुगलिंग बोलते हैं। ऊंट जो मध्यकाल में एक विशेष प्रकार की आवाज, वैसे तो ऊंट की आवाज को बोला जाता है ग्रंटिंग। क्या बोलते हैं? ग्रंटिंग। लेकिन ऊंट जो विशेष प्रकार मध्य में एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रंटिंग, ये गुरुगलिंग बोलते हैं। अगला अपन ने पढ़ा कि डॉकिंग की क्रिया मुख्यतः बेड में की जाती है, और 10 से 15 दिन, यानी कि जब वो नॉर्मल बच्चा पैदा होता है उसके 10 से 15 दिन के आप डॉकिंग कर दोगे। डॉकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? ऊन में गुणवत्ता को बढ़ाए रखना। बेडों में मुख्यतः करिए आपने, और पूंछ काटने से क्या होगा? ऊन की गुणवत्ता बनी रहती है। अगला अपन ने एक और पढ़ा था, बोम कैलोरीमीटर। ऊर्जा को मापने के लिए किसका? बोम कैलोरीमीटर का। एक अपन ने पढ़ा, किसी भी पदार्थ की ऊर्जा को मापने के लिए जो यंत्र काम है, बोम कैलोरीमीटर। गुदा वाला पढ़ा, पशुओं में तापमान गुदा क्षेत्र से लिया गया। जब अगर गुदा क्षेत्र से आप तापमान नहीं ले पा रहे हो तो आप योनि वाले भाग से लोगे या नहीं लोगे? पशुओं में आप हमेशा एनिमा जो लगाओगे वो गुदा वाले भाग से लगाओगे या नहीं लगाओगे? पढ़ा आप लोगों ने? एनिमा जो कहां से लगाया जाएगा? गुदा वाले भाग से लगाया जाएगा। गर्भाशय में अगर सूजन आई तो उसको मेट्राइटिस का। कान में सूजन आई तो ऊटाइटिस का। सर्विक्स में सूजन आई, सर्विसाइटिस का या नहीं का? थनों में सूजन आई, मेस्टाइटिस का। गर्भाशय में अगर मवाद बढ़ गई है तो उसको पायोमेट्रा का। जबकि अगर वृषण में मवाद बढ़ गई तो उसको पायोसिल का या नहीं का? तो ऐसी कई प्रकार की टर्मिनोलॉजी, कल वाली जो पहली जो क्लास थी अपनी, उसके अंदर अपन ने मध्यकाल, मध्य चक्र, प्रसव, स्टिल बर्थ, गर्भपात, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ना, ताकि अगली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन लास्ट कुछ टर्मिनोलॉजी बच रही है उसके बारे में अपन बात करें।